बच्चों, ये जो क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में दिया था उसका मेरे ख्याल से आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, तो मैं सलूशन भी बता देता हूँ आप लोगों को। इसका सलूशन क्या होगा, देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ कि होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन है NO और Cl2, इससे 2NOCl बन रहा है। इसमें कह रहा है कि अभिक्रिया की दर यानी रेट ऑफ रिएक्शन 2 टाइम्स इंक्रीज करता है जब Cl2 का कंसनट्रेशन डबल किया जाता है, ठीक है। लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है जब NO और Cl2 दोनों का जो कंसनट्रेशन है वो डबल किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इसने पूछा है कि इस रिएक्शन के लिए NO और Cl2 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालनी है, अभिक्रिया की कोटि निकालनी है, और इसके साथ साथ आपको रेट इक्वेशन लिखना है, रेट एक्सप्रेशन लिखना है। ये देखिए वेग समीकरण लिखना है, उपरोक्त अभिक्रिया के शर्तों के अनुसार ये भी बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, ठीक है। लिखा हुआ है, आपको बस बताना है। तो करना क्या है कि हम देख लें कि कैसे इसको सेटिस्फाइड किया सकता है। तो R इक्वल टू लिख सकते हैं K कंसनट्रेशन ऑफ NO की पावर X और Cl2 की पावर Y, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि अगर Cl2 का कंसनट्रेशन क्या कर दिया था, 2 टाइम्स इंक्रीज किया जाता है, 2 गुना किया जाता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। तो अगर हम यही मान लें कि भैया इसी पे डिपेंड करती है, इस पे डिपेंड नहीं करती है, तो हम लिख ले रहे हैं K Cl2 पावर Y, ठीक है। इसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं, ठीक। अगर इसको 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं कंसनट्रेशन को, तो क्या हो रहा है कि रेट भी 2 टाइम्स इंक्रीज कर जा रहा है। तो Y की वैल्यू आपकी क्या होगी, Y इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक फर्स्ट ऑर्डर, ठीक। लेकिन फिर अगली पॉइंट पे ये बोल रहा है कि भैया अगर NO और Cl2 दोनों का कंसनट्रेशन 2 टाइम्स यानी 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, 2 गुना करते हैं, डबल कर देते हैं, तब क्या होगा। तो उसके लिए R इक्वल टू मान लेते हैं, लिखते हैं K NO X और Cl2 Y, दोनों का कंसनट्रेशन 2 गुना कर देते हैं, 2 NO और 2 Cl2 Y और X। तो ये कितना होता है, 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है। तो 8 टाइम इंक्रीज कब कर पाएगा, ये तभी कर पाएगा ना जब यहाँ पर क्या हो, पावर, अब इसकी पावर कितनी होनी चाहिए, कम से कम ये 4 हो जाए, यानी पावर कितनी, x की पावर 2 होनी चाहिए और y इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये 4 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, है ना। तभी इसके बराबर हो पाएगा, ठीक। तो अब या तो ये कंडीशन आएगी, या तो इसका उल्टा हो सकता है कि x इक्वल टू 1 होगा, y इक्वल टू 2 होगा, या ये भी हो सकता है कि x इक्वल टू 3 होगा और y इक्वल टू 0 हो जाएगा, या ये भी हो सकता है कि x इक्वल टू 0 होगा और y इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक। अब कैसे, कौन सी कंडीशन होगी इसको हम समझिए। इसमें क्या है कि कह रहा है कि जब दोनों का कंसनट्रेशन 2 गुना कर दिया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है, 8 टाइम्स इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। लेकिन अगर किसी एक का कंसनट्रेशन 2 गुना करते हैं तो 2 टाइम्स इंक्रीज करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग ये वाला जो है ऑप्शन देखते हैं तो इसमें NO की वैल्यू 0 कर दी गई और Cl2 की वैल्यू जो है 2 टाइम्स इंक्रीज की जाए, तो ये क्या कर रहा है कि y की पावर 3 आ रहा है। तो अगर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी ये सही चीज़ तो है कि 8 तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसके कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, ऐसा इसमें इस इक्वेशन को देखकर लगता है। जबकि यहाँ पर जो ऊपर वाला इक्वेशन है ये कह रहा है, क्योंकि ये कहीं गलत नहीं है, जो पहली शर्त है इसकी, जो पहली कंडीशन है, ये क्लोरीन का सांद्रण 2 गुना किया जाता है, यानी क्लोरीन का कंसंट्रेशन अगर जो है डबल किया जाता है तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स इंक्रीज करता है। तो उस चीज़ को हमको यहाँ पर भी फॉलो करना पड़ेगा, यानी अगर y की वैल्यू 1 होती है तो क्या होगा कि जितना क्लोरीन का कंसंट्रेशन बढ़ाओगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करेगा, ठीक है। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 कर देते हैं तो ये जस्ट डबल हो जाएगा ना, जस्ट डबल, तो जस्ट डबल हो जाएगा। तो ये जो है x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1, ये वाली जो कंडीशन है वो सही है, यानी थर्ड ऑप्शन जो है आपका वो सही है, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, मतलब आपको एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने का, ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें मैथमेटिक्स एकदम नहीं है, लेकिन ये एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जिसको आपको ध्यान से करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन सॉल्व होगा।
आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, और हम लोग निकालने चल रहे हैं रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। लिख लीजिएगा, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा, ध्यान रखिएगा। यानी वेग स्थिरांक की इकाई, ठीक है ना। देखा जाए क्या होता है ये। देखिए जैसे हम लिखते हैं, एक वेग समीकरण लिख लेते हैं, ए गिव्स आउट प्रोडक्ट के लिए, ठीक है। तो एन लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक। तो इक्वल टू लिखते हैं के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, ठीक है। या इसको ऐसे लिख लेते हैं, एम ए प्लस एन बी गिव्स आउट प्रोडक्ट, ठीक। तो आर इक्वल टू लिखते हैं के रेट कांस्टेंट इनटू कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एम और बी की पावर एन, ठीक है। कोई बहुत मतलब नहीं है, चाहे आप इसको लिखें चाहे इसको लिखें। चलिए तो हम यहाँ से इसको लेके चल रहे हैं, ठीक, आसानी से इसको क्लियर किया सकता है। तो हमें क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालनी है, यानी के की यूनिट निकालनी है। के इज़ द रेट कांस्टेंट, यानी वेग स्थिरांक कौन है, के है। तो के इक्वल टू क्या लिख सकते हो, आर अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर एन, ठीक है, लिख सकते हो ना। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। अब हमें यहाँ पर ये पता करना होगा कि आर क्या है। आर क्या है, रेट कांस्टेंट, रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, मोल पर लीटर पर टाइम, ठीक है। जो भी आपका टाइम हो, टाइम आपका क्या हो सकता है, सेकंड हो सकता है, मिनट हो सकता है, आवर हो सकता है, डे हो सकता है, मंथ हो सकता है, ईयर हो सकता है, जो भी आप ले रहे हो। तो कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर की पावर एन, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, मोल पर लीटर पर टाइम इनवर्स अपॉन मोल पावर एन लीटर माइनस एन, ठीक है ना, लिख सकते हैं ना। इसको फिर ऊपर लेके जाते हैं, ये इतना पोर्शन। तो मोल पर लीटर पर टाइम इनटू मोल की पावर -1 और लीटर की पावर एन हो गई, ठीक है। कॉमन ले लिया जाए, क्या हो जाएगा, मोल 1 माइनस एन, लीटर हो जाएगा आपका n-1 और टाइम इनवर्स, ठीक है। ये निकालने का क्या एम था, ये निकालने का एम ये था कि भाई अगर n की वैल्यू, n यानी क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर आपको पता है तो आप आराम से रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये इक्वेशन आपको पता हो या ये इक्वेशन आप निकाल सकते हो तो उस कंडीशन में आप आराम से रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल पाओगे। और रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना क्यों जरूरी है, रेट कांस्टेंट की यूनिट देख के ही आप बता सकते हो कि ये कौन सी रिएक्शन है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है या थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालना इसलिए आपके लिए ज़रूरी है, ठीक। अब जैसे कि बात हो चुकी है कि भाई अगर हमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता हो तो क्या होगा, तो हम लिख ले रहे हैं n इक्वल टू जीरो। n इक्वल टू जीरो मतलब क्या, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती हैं, वे रिएक्शन जिनमें रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो अफेक्टेड नहीं होता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। मतलब कि अभिकारक की सांद्रता वेग, अभिक्रिया के वेग को प्रभावित नहीं करती है, ठीक। तो अब अगर यहाँ पर वैल्यू पुट करो तो k इक्वल टू क्या लिख सकते हो, n की वैल्यू 0 तो मोल तो लिखा ही जाएगा, फिर लीटर में वैल्यू 0 तो पर लीटर -1 हो गया, और टाइम, तो टाइम आप जो भी ले रहे हो, ठीक है। टाइम आप सेकंड में लेना चाहो सेकंड में लिख दो, मिनट में लेना चाहो मिनट लिख दो, घंटे में लेना चाहो घंटे में, जो भी आपको न्यूमेरिकल में दिया होगा उस हिसाब से आप इसको यूज कर पाओगे। तो इसमें जीरो ऑर्डर के लिए कौन सी यूनिट आ गई, मोल पर लीटर पर टाइम, यानी पर सेकंड या पर मिनट पर घंटा, जो भी आप लिखना चाहें। n इक्वल टू 1 कर दे रहे हैं, ये किसके लिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या लिखा जाए, तो k इक्वल टू लिखते हैं, n की वैल्यू यहाँ पुट कीजिए, n की वैल्यू जब पुट करोगे तो मोल क्या होगा 0, लीटर 0, क्या बचेगा सिर्फ टाइम
इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए की यूनिट क्या हो जाएगी के लिए, वेग स्थिरांक की इकाई यानी रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी, टाइम इनवर्स हो जाएगी, नहीं सेकंड इनवर्स होगी, मिनट इनवर्स होगी, घंटा इनवर्स होगी, जो भी हो, ठीक। n इक्वल टू अगर 2 होता है तो ये क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर की कंडीशन में क्या होगा, तो हम लिखते हैं k इक्वल टू, अब 2 वैल्यू हो जाएगी तो मोल इनवर्स, ठीक। फिर लीटर, लीटर क्या हो जाएगी, पर लीटर हो जाएगी, फिर टाइम इनवर्स हो जाएगी, ठीक है ना। एक यूनिट ये आ गई आपकी, ये सेकेंड ऑर्डर के लिए हो गई। फिर थर्ड ऑर्डर के लिए तो n इक्वल टू 3, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गई। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में k इक्वल टू क्या हो जाएगा, k इक्वल टू लिखा जाएगा मोल -2, ठीक है, लीटर स्क्वायर और टाइम इनवर्स, ठीक है। भाई देखो टाइम की जगह पे आप जो भी चाहो लिख सकते हो, ये चीज़ बार बार हम बोल रहे हैं, टाइम की जगह पे आप मिनट, सेकंड, घंटा, आप जो चाहो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए आप इनकी यूनिट निकाल लीजिए, याद कर लीजिए, सीख लीजिए कायदे से, क्योंकि अगर यूनिट आपको याद होगी तो न्यूमेरिकल लगाना आसान हो जाएगा। कभी कभी नहीं देता है कि भैया कौन से, वैसे अगर बोर्ड की बात करो, सिर्फ यूपी बोर्ड की बात करें हम, तो वहाँ पर जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर, और मेनली फर्स्ट ऑर्डर ही पूछा जाता है। जो अभी तक हिस्ट्री कहती है, हिस्ट्री यही बता रही है कि भैया फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, जीरो ऑर्डर कभी कभी आया है, ठीक है। तो इसलिए आप फर्स्ट ऑर्डर रेट पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, कैसे निकाला जाता है, कैसे पुट किया जाता है, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे सीखने चल रहे हैं। हम लोग जो है अगर रेट कांस्टेंट की यूनिट निकाल ही रहे हैं तो यूनिट निकालते वक्त एक चीज़ और ध्यान दी जाए कि लीटर कभी कभी क्या होता है, वॉल्यूम जो है वो लीटर में ना देकर डेसीमीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब में दे देता है, ठीक है। अगर ऐसी कंडीशन होती है तो हम लोग यूनिट कैसे निकालें, बायोलॉजी बच्चे विशेषताओं पर ध्यान देंगे। हम लिखते हैं के इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट की पावर n, ठीक है। तो k इक्वल टू हो जाएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब पर टाइम, ठीक है। रेट की यूनिट तो ये हो गई, अपॉन कंसंट्रेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब की पावर n, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, लिख सकते हैं इसको मोल पर डेसीमीटर क्यूब टाइम इनवर्स अपॉन मोल की पावर n डेसीमीटर क्यूब पर डेसीमीटर क्यूब की पावर 3 सॉरी, ठीक है। तो हम इसको और क्या लिख सकते हैं, इसको ऊपर लेके जाते हैं, लिखते हैं मोल डेसीमीटर क्यूब टाइम इनवर्स इनटू पर मोल पावर n डेसीमीटर 3n, ठीक है। कॉमन ले लिया जाए, जो भी कुछ हो सके इसमें, जो वैल्यूज़ एक साथ लिखी जा सकें तो लिख सकते हैं इसको ना, इसकी पावर 1 और इसकी -1 -n, तो 1 - n हो गई, ठीक है। फिर डेसीमीटर क्यूब कॉमन ले लिया, ये n प्लस में है, n -1, ठीक। फिर टाइम इनवर्स, तो ये वैल्यू आपकी आ गई, ध्यान रखना, ठीक है। तो इस तरह से करके डेसीमीटर क्यूब के लिए भी वैल्यू निकाली जा सकती है। आगे हम लोग इस पर बात कर रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो फ्रैक्शन हो जाती है, फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, ठीक है। यानी n की वैल्यू हो सकती है कि 1/2 हो या 3/2 हो या 5/2 हो। ऐसी कंडीशन अगर आ जाती है तो क्या होगा, रेट कांस्टेंट, ठीक है। उस समय रेट कांस्टेंट क्या होगा, देखिए हम लिखते हैं k इक्वल टू मोल की पावर 1 - n, लीटर की पावर n-1 और टाइम इनवर्स, ये लिखते हैं। तो मोल की पावर अब 1/2 अगर कर देते हैं, 1 - 1/2, लीटर 1/2 - 1, ठीक है, और टाइम इनवर्स वही रहता है। तो क्या हो जाएगा 1/2 - 1/2, ठीक है, लीटर सॉरी प्लस 1/2, और लीटर क्या हो जाएगा -1/2 और टाइम इनवर्स, ठीक। इस तरह से करके आराम से अगर निकालोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पर, तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट कांस्टेंट की यूनिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको।
चलिए बच्चों, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। हम लोग अगला पढ़ने चल रहे हैं अभिक्रिया की आणविकता। ठीक है, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन की मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, इस पर हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। देखो, आप जानते हो कि जब भी कोई रिएक्शन होती है, तो अभी इससे पहले हम लोग कई बार बात कर चुके हैं कि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप कोई चीज़ होती है। ठीक है, तो जो कोई भी अगर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो रही है जिसमें एक से ज़्यादा स्टेप्स होते हैं, या सिंपल रिएक्शन भी है और एक से ज़्यादा स्टेप दिखाई पड़ रहे हैं, तो वहाँ कोई स्लो स्टेप है और फास्ट स्टेप है, तो स्लो स्टेप इज़ द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं कि वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है, यानी वेग निर्धारण पद है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई रिएक्शन हो, सपोज कीजिए कि एक रिएक्शन है आपकी एक रिएक्शन है A प्लस B गिव्स आउट प्रोडक्ट। ठीक, अब ये चीज़ डिसाइड करनी बहुत ज़रूरी है कि जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में है उसमें ये दोनों रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। ऐसा ज़रूरी नहीं है बिल्कुल भी कि जो रिएक्टेंट आपको दिख रहे हैं वो दोनों के दोनों रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट करें। ठीक है, तो अगर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं तो फिर ऐसी वो जो मॉलिक्यूल जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है वो मॉलिक्यूलरिटी को डिनोट नहीं करता है। ठीक है, अभी जब हम आपको एग्जांपल आगे दे रहे हैं, इससे पहले आप डेफिनेशन लिख लीजिए। तो डेफिनेशन लिखिएगा, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज, लिख लीजिएगा भाई सब लोग, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ reactant molecules taking part, number of reacting molecules, सॉरी नंबर ऑफ रिएक्टेंट या रिएक्टिंग दोनों चीज़ें सही हैं, नंबर ऑफ रिएक्टेंट और रिएक्टिंग मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री स्टेप ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ऑफ अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अर्थात हिंदी में लिखते हैं इसको, किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले, प्रत्येक प्राथमिक पद में भाग लेने वाले अभिकारक अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। ठीक है ना, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। अब हम लोग एग्जाम्पल लेने चल रहे हैं। एग्जाम्पल में हम लोग ले रहे हैं क्या, CH3Cl प्लस एक्वस KOH। ठीक है, गिव्स आउट CH3OH प्लस KCl, सॉरी हाँ ठीक है, CH3OH प्लस KCl। ठीक है, तो ये क्या बन गया, मेथिल एल्कोहल। क्या बन गया है, मेथिल एल्कोहल। कहाँ से बना, मेथिल क्लोराइड से। ठीक, मेथिल क्लोराइड से। ये पहली रिएक्शन हो गई, इसको बोलता है SN2 रिएक्शन। ठीक है, अभी इसको हम थोड़ा सा और जस्टिफाई करेंगे। दूसरी रिएक्शन हम लिख रहे हैं आपके सामने, CH3 का होल थ्राइस CCl प्लस एक्वस KOH गिव्स आउट CH3 का होल थ्राइस COH, Cl की जगह पर OH जो के जुड़ना है, प्लस KCl। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। ठीक है, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल। ये है SN1 रिएक्शन। ठीक है, ये क्या है, SN1 रिएक्शन है। क्या है SN1 और क्या है SN2, आप लोगों ने 11th में पढ़ लिया होगा। SN1 और SN2 क्या चीज़ें हैं। SN1 इज़ द सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मोनोमॉलिक्यूलर, समझ रहे हो ना बात को, मोनोमॉलिक्यूलर। ये पॉइंट क्या बोल रहा है, मोनोमॉलिक्यूलर मतलब एक आणविक अभिक्रिया। आणविकता बताई गई यहाँ पर तुरंत,
मॉलिक्यूलरिटी बताएगी मोनोमॉलिक्यूलर, ठीक है। यानी यहाँ पर रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करेगा। और SN2 क्या बोल रहा है, SN2 बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर। क्या बोल रहा है, बाई मॉलिक्यूलर। हिंदी मीडियम में समझ रहे हैं ना। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या, प्रतिस्थापन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब नाभिक इसमें ही, मोनोमॉलिक्यूलर मतलब एक आणविक, प्रतिस्थापन नाभिक इसमें ही द्विआणविक, ठीक है ना। बाई मॉलिक्यूलर मतलब दो मॉलिक्यूल, यानी रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो यानी यहाँ इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 2, यहाँ मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1। देख रहे हैं, क्लियर एकदम दिखाई पड़ रहा है। यानी अगर आप रेट डिटर्मिनिंग स्टेप जान जाएं, स्लो स्टेप इसका लिख सकते हैं, इसकी मैकेनिज्म लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पर उसकी मॉलिक्यूलरिटी भी डिसाइड कर पाएंगे। यानी जो हम लोगों ने डेफिनेशन लिखी अभी, वो डेफिनेशन एकदम सही लिखी हुई है कि एलिमेंट्री जो स्टेप होगा उसमें पार्टिसिपेट करने वाले रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स या रिएक्टिंग स्पीसीज या रिएक्टेंट पार्टिकल्स, वही जो है उनकी नंबर्स यानी उनकी संख्या जो है वही क्या है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी कहलाएगी, ठीक है। तो इस तरह से करके हम लोगों ने मॉलिक्यूलरिटी निकाल ली है। मॉलिक्यूलरिटी के लिए कुछ चीज़ें हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप चाहें तो ले सकते हैं। मॉलिक्यूलरिटी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। मॉलिक्यूलरिटी कभी ज़ीरो नहीं हो सकती है। मॉलिक्यूलरिटी यानी आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। आणविकता कभी भिन्नात्मक यानी फ्रैक्शनल वैल्यू किसी भी मॉलिक्यूलर इक्वेशन की नहीं आ सकती कि किसी नंबर मॉलिक्यूलरिटी क्या भैया, तो फ्रैक्शनल मॉलिक्यूलरिटी है, नहीं भैया एकदम नहीं हो सकती है। हाफ मॉलिक्यूल जो है रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में पार्टिसिपेट कर रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती है, निगेटिव नहीं हो सकती है और जीरो नहीं हो सकती है, ठीक है। इस चीज़ को एकदम कायदे से नोट कर लीजिएगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जीरो हो सकती है, निगेटिव हो सकती है, फ्रैक्शनल हो सकती है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी ना जीरो हो सकती है, ना निगेटिव हो सकती है और ना ही फ्रैक्शनल हो सकती है। ये पॉइंट इस चीज़ को आप अगर कायदे से समझ लेते हैं, अगर आप जान जाते हैं तो ठीक ही है, ठीक है। तो अब देख ही सकते हो कि भाई मॉलिक्यूलरिटी अगर जीरो हो गई, रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट ही नहीं करने गया, तो फिर स्टेप ही कहाँ होगा, स्टेप ही नहीं होगा तो फिर रिएक्शन ही कहाँ होगी, है कि नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा कि मॉलिक्यूलरिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, तो मॉलिक्यूल को हाफ करके कभी भी रिएक्शन बैलेंस नहीं किया जाता, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस इक्वेशन की बात हो रही है, तो मॉलिक्यूलरिटी कभी भी फ्रैक्शनल नहीं हो सकती, ठीक। ये 3 पॉइंट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे तो आप बुक पढ़ ही रहे होगे, तो बुक में आप थ्योरी देख लीजिएगा ध्यान से इसकी, कि कभी कोई क्योंकि क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में अंतर स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप करिएगा, इसको जरूर से ज़रूर अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। चलिए तो फिर हम लोग मैकेनिज्म भी देख लेते हैं। SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म देखते हैं, ठीक है, क्या होती है। कहीं पूछी नहीं जानी है, लेकिन समझने के लिए इसको देख लिया जाए, ठीक है, नहीं तो आप कहेंगे कि बताया भी नहीं कुछ। हमारे पास रिएक्शन था CH3 CH3 और Cl, है ना, एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो एल्किल हैलाइड मतलब ये टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक है, ये जनरल नेम है, ध्यान रखिएगा, TERT टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड, ठीक। हिंदी में भी यही नाम होगा, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। रिएक्ट विद एक्वस मतलब जलीय, KOH टू फॉर्म। अब यह क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी जिसमें OH न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा क्लोरीन पर और क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट करेगा, उसको प्रतिस्थापित करेगा और हटा देगा। यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 और OH। तो कह रहा है कि ये 50% ही बनेगा भैया, क्योंकि 50% क्या बनेगा, OH CH3 50% ये बनेगा। क्या डिफरेंस है दोनों में, क्या डिफरेंस है आप अगर देख सकते होगे तो आप ये देख पा रहे होगे क्या डिफरेंस है। इसमें OH राइट साइड है, इसमें OH क्या है, लेफ्ट साइड है ना, ठीक है। ये डिफरेंस आपको दिख रहा होगा कि इसमें OH क्या है, राइट साइड, और इसमें OH लेफ्ट साइड है। तो जब भी OH राइट साइड होता है तो उसे हम डेक्स्ट्रो बोलते हैं, और लेफ्ट साइड होता है तो
लीवो रोटेटरी बोलते हैं, यानी स्टीरियो केमिस्ट्री की बात हो रही है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात हो रही है, ठीक है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अकॉर्डिंग ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड है, यानी डेक्स्ट्रो यानी डी। अब क्या होगा, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल इसको लिखा जाएगा, TER, टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा, लीवो टर्शरी ब्यूटिल एल्कोहल, ठीक। तो ये डिफरेंस आया। अब इसकी मैकेनिज्म देखते हैं क्या होगी। मैकेनिज्म में एक्वस KOH को ब्रेक कर दिया जाएगा, वाटर में डालोगे तो ये भाई इलेक्ट्रोलाइट है, ब्रेक होगा K+ और OH- में। OH- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अटैक करने के लिए जाएगा। तो स्टेप 1 में क्या होगा, स्टेप 1 में इसकी ड्राइविंग फोर्स की वजह से ये जो मॉलिक्यूल आपका टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड है ये ब्रेक होगा, ठीक है, टर्शरी ब्यूटिल क्लोराइड मॉलिक्यूल ब्रेक होगा और एक कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इधर माइनस चार्ज आया, इस पर कार्बन पर प्लस चार्ज आता है, ठीक है। ये कैसी स्टेप है, स्लो स्टेप है, ठीक, जिसमें ये बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। तो बॉन्ड ब्रेक हो गया क्लोराइड वाला, और इस पर क्लोराइड पर माइनस चार्ज और कार्बन पर प्लस चार्ज, यानी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक। CH3, ठीक है। तो इसकी स्ट्रक्चर अगर आप इस स्ट्रक्चर को अगर ध्यान से देखो तो कैसा स्ट्रक्चर है ये एक ट्राइगोनल स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, त्रिकोणीय संरचना है। तो त्रिकोणीय संरचना में सारे जो कार्बोकैटायन के सारे एंगल दिख रहे हैं, इस पर किसी भी एंगल से क्या हो सकता है, अटैक किया जा सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखने वाला है कि कहीं किसी भी एंगल से अटैक हो सकता था। तो स्टेप सेकंड में यही होगा। स्टेप सेकंड में आपका ये ट्राइगोनल कार्बोकैटायन है, ट्राइंगुलर कार्बोकैटायन, ठीक है, त्रिकोणीय कार्बोकैटायन, इस पर जो OH- है उसका 50% चांस है कि वो फ्रंट साइड से अटैक करे और चाहे तो बैक साइड से अटैक करे, ठीक है। तो दोनों ही कंडीशंस हैं, दोनों ही कंडीशन में वो कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, दोनों ही कंडीशन में कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा। तो 50% चांस फ्रंट से है और 50% चांस जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन से है। तो इस हिसाब से यहाँ पर D बन जाएगा और यहाँ पर L, D और L बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो कि जो ये स्लो स्टेप है ये तो फास्ट स्टेप हो गया, ठीक है, और ये कैसा स्टेप है, स्लो स्टेप, जिसको हम बोलते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कितने मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सिर्फ एक मॉलिक्यूल, जबकि फास्ट स्टेप में एक OH- था और दूसरा कार्बोकैटायन था, लगभग 2 आयन थे, ठीक है ना। तो जब 2 आयन थे तो यहाँ पर, लेकिन ये फास्ट स्टेप था तो ये रेट डिटर्मिनिंग नहीं था, और जो रेट डिटर्मिनिंग था उसमें सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल था। तो यहाँ पर कितने भी बार हम लिख रहे हैं कि यहाँ भैया 2 मॉलिक्यूल है तो इसकी मॉलिक्यूलिटी 2 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर मॉलिक्यूलिटी 2 नहीं होगी, क्यों, क्योंकि रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इसीलिए इसको क्या बोला है, SN1 रिएक्शन कहा गया। SN1 का मतलब क्या, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मोनोमॉलिक्यूलर, ठीक है, एक आणविक अभिक्रिया है, इसलिए रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में सिर्फ एक अणु भाग ले रहा है, एक मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब SN2 रिएक्शन हम नहीं बता रहे हैं।